नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम 2022 के करंट अफेयर से बनने वाले महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर की 2022 सीरीज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने 2022 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर ऑलरेडी चर्चा की हुई है और आगे भी हमारे ये वीडियोस निरंतर जारी रहेंगे। तो जिसने भी मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी है और पूरे विस्तार से चर्चा करी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए वो बहुत फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों चलिए, इससे पहले कि मैं आज का सेशन प्रारंभ करूं, यदि चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को तो इसे शेयर कीजिएगा ही। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या झारखंड? तो दोस्तों इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की जा रही है और यह उज्ज्वला योजना की तर्ज पर चलाई जा रही है। उज्ज्वला योजना जिसके तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है, इसी प्रकार इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना प्रारंभ की गई है। बात करें उज्ज्वला योजना की तो इसके दो चरण आए थे दोस्तों। एक है प्रथम चरण, इसका प्रथम चरण 1 मई सन 2016 को प्रारंभ किया गया था और यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रारंभ की गई थी, बलिया उत्तर प्रदेश से। जबकि इसका दूसरा चरण आपसे पूछे कि इसका दूसरा चरण कहां से प्रारंभ हुआ, तो इसका दूसरा चरण भी उत्तर प्रदेश से हुआ था, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से, महोबा जिले उत्तर प्रदेश से। और इसका दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था 10 अगस्त सन 2021 को। तो उज्ज्वला योजना से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना उज्ज्वला योजना की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला विश्व का 102वां देश कौन बन गया है? बात करें अगर 102वां देश की दोस्तों, तो वह तो एंटीगुआ और बारबुडा है, पर 102वां से भी 101वां देश बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 101वां देश आपसे पूछे कौन सा था, तो वह यूएसए था। बात करें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो भारत में ही स्थित है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, गुरुग्राम, और ये गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा में। यहीं पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 30 नवंबर सन 2015 को। किस सम्मेलन में हुई थी? तो COP 21 करके एक सम्मेलन था और यह सम्मेलन हुआ था पेरिस में, और इसी सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम में। वर्तमान में इसमें 102 सदस्य हैं। 101वां सदस्य यूएसए है और 102वां सदस्य एंटीगुआ और बारबुडा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में हुई गंभीर चूक की जांच करने हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन सी कमेटी गठित की जा रही है? सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, इंदु मल्होत्रा कमेटी, इंदिरा बनर्जी कमेटी या फिर नागरत्न कमेटी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जनवरी 2022 की यह घटना है जब प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पर गए थे और अचानक से एक पुल पर वे फंस गए थे और जहां पर उनकी सुरक्षा, मतलब कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक हुई थी और इसका आरोप लगाया जाता है कि पंजाब की जो सरकार थी उसने जानबूझ करके ये सुरक्षा व्यवस्था में चूक की थी। इसकी जांच करने के लिए दोस्तों 2 कमेटियां बनाई गई हैं और दोनों कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें कि गृह मंत्रालय के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई है? गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी वह थी सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी वह थी इंदु मल्होत्रा कमेटी। तो अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो इंदु मल्होत्रा कमेटी हो जाएगा, और गृह मंत्रालय पूछा जाए तो सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंदु मल्होत्रा कमेटी। इंदु मल्होत्रा
वकील के कोटे से जज बनने वाली पहली महिला हैं सुप्रीम कोर्ट में। वकील के कोटे से जज बनने वाली, वकील के कोटे से जज बनने वाली का क्या तात्पर्य? क्या वकीलों के लिए कोई कोटा फिक्स है? नहीं दोस्तों, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हो तो उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं। क्या योग्यताएं हैं? पहली योग्यता तो यह है कि आपने उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक एज अ जज कार्य किया हो। पर यदि आपने एज अ जज कार्य नहीं किया तो 10 वर्षों तक आपने उच्चतम न्यायालय में वकालत की हो, वकील रहे हो। और तीसरी योग्यता दी हुई है कि आप राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो। तो जो विधिवेत्ता वाली तरीके से तो आज तक कोई भी जज नहीं बना। ज्यादातर या तो जज वे लोग बनते हैं जो हाई कोर्ट में 5 वर्षों से अधिक जज रहे होते हैं, कुछ वकील के कोटे से भी जज बने हैं। तो इंदु मल्होत्रा वकील के कोटे से जज बनने वाली पहली महिला थी। पहली महिला थी इंदु मल्होत्रा। अब ये रिटायर हो चुकी हैं और इन्हीं के निर्देशन में एक कमेटी गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा में जो सुरक्षा चूक हुई थी उसकी जांच कर रहा है। और गृह मंत्रालय ने कौन सी करी है? सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो लक्षद्वीप ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। लक्षद्वीप ने 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण कर दिया। छोटा सा द्वीप है दोस्तों, ऐसा यह लक्ष्य हासिल करने में उसे 1 हफ्ते का भी समय नहीं लगा। 1 हफ्ते में उसने सभी का टीकाकरण कर दिया और भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों कवारत्ती। कवारत्ती 36 द्वीपों का एक समूह है। ये प्रवाल भित्ति द्वीप है। प्रवाल भित्ति द्वीप है। बात करें कि लक्षद्वीप से क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो एक 8 डिग्री चैनल से प्रश्न बनता है और एक 9 डिग्री चैनल से प्रश्न बनता है। 8 डिग्री चैनल से क्या प्रश्न बनता है? लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है। और ये जो मिनिकॉय द्वीप और मालद्वीप, इन दोनों को, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों को पृथक करता है 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय द्वीप एवं शेष लक्षद्वीप और जो बाकी का आपका लक्षद्वीप है, उन दोनों को पृथक कौन सा चैनल करता है? तो 9 डिग्री चैनल करता है। बात करें कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ ले लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप है आंद्रे द्वीप। आंद्रे द्वीप। तो ये लक्षद्वीप से बनने वाले क्वेश्चन थे। और 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करने का लक्ष्य भी प्राप्त किया है लक्षद्वीप ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया है? भोजगढ़ी उत्तर प्रदेश, तिलपत हरियाणा, कुबलंगी केरल या रातीवड़ मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुबलंगी केरल। नैपकिन मेंसुरेशन साइकिल के समय, माहवारी के समय महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और कुबलंगी गांव में महिलाओं को नैपकिन के स्थान पर मेंसुरेशनल कप बांटे गए हैं और मेंसुरेशनल कप वहां के महिलाओं के द्वारा यूज किया जा रहा है। नैपकिन मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है। कौन सा हो जाएगा? तो कुबलंगी केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन दोस्तों नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। अब आप कहोगे कि सर हमने तो बहुत जगह पे द हेग पढ़ा है, तो द हेग नीदरलैंड की राजधानी नहीं है, बल्कि नीदरलैंड का एक प्रांत है हॉलैंड, उसकी राजधानी है, हॉलैंड की राजधानी। लेकिन इसे नीदरलैंड की वास्तविक राजधानी भी कहा जाता है। नीदरलैंड की वास्तविक राजधानी। अब ये वास्तविक राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर नीदरलैंड के राष्ट्रपति का महल है और यहीं पर संसद भी है, यानी संसद भी यहीं है और राष्ट्राध्यक्ष का महल भी यहीं है। राष्ट्राध्यक्ष का महल स्थित है।
इस वजह से इसे वास्तविक राजधानी कहा जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जो राजधानी है दोस्तों वो एम्स्टर्डम ही है। अगर आपसे नीदरलैंड की राजधानी पूछ ले और दोनों ऑप्शन में हो तो आपको एम्स्टर्डम ही करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है? संगोली रायन्ना कर्नाटक के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके नाम पर स्कूल खोला गया है। ध्यान रखिएगा, एक रानी चेन्नम्मा थी और रानी चेन्नम्मा का राज्य छीन लिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसे व्यक्तिगत सिद्धांत कहते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत। और ये सिद्धांत के जनक कौन था? तो इस सिद्धांत का जनक था डलहौजी। इस सिद्धांत का जनक कौन था? तो डलहौजी इस सिद्धांत का जनक था। और इस सिद्धांत के तहत क्या था कि जिस भी राजा की कोई संतान नहीं होगी उसे पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। तो रानी चेन्नम्मा के पति और पुत्र की मौत हो चुकी थी, तो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ये जो इनका जो राज्य था, किट्टूर राज्य कहा जाता है, किट्टूर रियासत थी एक, और इस किट्टूर रियासत को छीन लिया इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों के द्वारा। तब रानी चेन्नम्मा के द्वारा विद्रोह किया गया और इन चेन्नम्मा के जो सेनापति थे वो थे संगोली रायन्ना, और संगोली रायन्ना ने बहुत बहादुरी के साथ में अंग्रेजों का सामना किया। तो इन्हीं संगोली रायन्ना के नाम पर कर्नाटक की सरकार के द्वारा वर्तमान में एक सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर स्थापित का शुभारंभ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो मातृ मृत्यु अनुपात कहां सबसे कम है? जो सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, यानी कि केरल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय केरल में स्थापित किया गया है। केरल के हाई कोर्ट को पूरी तरह पेपरलेस बना दिया गया है। अब यहाँ पर जितने भी केसेस फाइल होते हैं या जो भी काम होते हैं वे सभी डिजिटली किए जाते हैं, पेपर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना है, इस पेपरलेस हाई कोर्ट का जो उद्घाटन है वो वाई.बी. चंद्रचूड़ जी के द्वारा किया गया है। उस समय तो ये वरिष्ठतम जज हुआ करते थे, पर वर्तमान में ये 50th CJI हैं, 50वें CJI हैं इंडिया के, और इनके द्वारा पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय जो केरल में स्थापित हुआ है उसका उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी का उद्घाटन आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा कहां किया गया? तो सबसे पहला तो प्रश्न यही आता है कि भारत के वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, और इनके द्वारा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कोपलर टॉय क्लस्टर का संचालन मार्च 2022 में किस राज्य में प्रारंभ हुआ? यानी सीधी सी बात है, भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर जिसका नाम क्या है? कोपलर टॉय क्लस्टर, ये कहां प्रारंभ हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है, कर्नाटक में हुआ है या गोवा में हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रारंभ हुआ है कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन है और यह लॉन्च की गई है गाजियाबाद के अंदर। 8 घंटे में 300 किलो शहद निकलता है इस वैन में, 8 घंटे में 300 किलो शहद। ध्यान रखिएगा, शहद के उत्पादन को क्या कहते हैं? शहद के उत्पादन को कहते हैं मीठी क्रांति। शहद के उत्पादन के लिए जो क्रांति चलाई गई थी
उसका नाम क्या था? मीठी क्रांति। आपसे पूछ लिया जाए मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो शहद के उत्पादन से संबंध है मीठी क्रांति का। और भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत की पहली हनी मोबाइल प्रोसेसिंग वैन लगाई जा रही है। किसके द्वारा लगाई गई है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, केवीआईसी के द्वारा लगाई गई है। बात करें केवीआईसी की, खादी और ग्राम उद्योग आयोग की, तो इसकी जो स्थापना है वह किस अधिनियम के माध्यम से हुई है? तो 1956 के अधिनियम के तहत हुई है। 1956 के अधिनियम के तहत। और इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना केवीआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2022 सेना दिवस के अवसर पर कहां खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया? देखिए पर्टिकुलर डेट देकर के पूछा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है उसे 15 जनवरी 2022 यानी सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, तो सेना दिवस के अवसर पर कहां प्रदर्शित किया गया? तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर में किया गया, जैसलमेर में। और यह 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन था, 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन था। तो पहला कहां हुआ है? तो पहला हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लेह में 2 अक्टूबर 2021 को। पहली बार 2 अक्टूबर 2021 को लेह में फहराया गया, जबकि 15 जनवरी 2022 को यह जैसलमेर में फैलाया गया। जैसलमेर के लोंगेवाल सीमा पर, जहां पर भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो वो यही जगह दिखाई गई थी। तो यहां पर फहराया गया था विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। कितने किलो का है अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ये 1400 किलो का राष्ट्रीय ध्वज है। 225 फीट इसकी लंबाई थी। लंबाई की बात करें तो 225 फीट थी, और यदि बात करें चौड़ाई की तो 150 फीट यह चौड़ा था। यानी 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 1400 किलोग्राम का भारी। यह विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे जैसलमेर में फहराया गया 15 जनवरी 2022 को। बात करें कि सबसे पहले कहां फहराया गया था, तो 2 अक्टूबर 2021 को सबसे पहले यह लेह में फहराया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस दिन को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बात करें जनवरी माह के कुछ दिवसों की, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। वहीं बात करें 12 जनवरी की, तो यह राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है ये राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बाद 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेना दिवस। 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस। और वहीं 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मोदी जी के द्वारा की गई है। तो पराक्रम दिवस कब? 23 जनवरी को, स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। ये जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण दिवस हैं दोस्तों। कम से कम इतने दिवस तो आपकी याद जुबान पर रटे होने चाहिए आपको। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत के किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना शुरू करी है? तो ध्यान रखिएगा ये करी है इंदौर में। बात करें हाइड्रोजन की, तो ध्यान रखिएगा विज्ञान में से आवारा तत्व के रूप में जाना जाता है, या इसी को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो वह भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। और हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना गेल के द्वारा इंदौर शहर में शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्नोग्लू का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जिसका नाम स्नोग्लू है वह भारत में स्थित है।
भारत से पहले, ध्यान रखिएगा, इससे पहले स्विट्जरलैंड में स्थित हुआ करता था। स्विट्जरलैंड यहां पर विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे था, लेकिन अब यह भारत में स्थापित हो चुका है और इसका नाम रखा गया है स्नो ग्लू। ये कहां पर है तो ध्यान रखिएगा, यह गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यह होता क्या है इग्लू, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में गोल आकृति के घर बनाए जाते हैं, उन्हें इग्लू कैफे कहते हैं। और इसी की तर्ज पर एक कैफे का इग्लू कहते हैं, और इसी की तर्ज पर एक कैफे का आयोजन निर्माण किया गया है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में, और यह विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। इससे पहले कहां पर था तो स्विट्जरलैंड में था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया है? तो देश का 100वां हर घर जिला वाला देश बन गया है चंबा। चंबा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, हर घर जल वाला यदि आपसे राज्य पूछ ले, एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा रब करते हैं। यदि आपसे पूछे हर घर जल और आपसे राज्य पूछे तो राज्य हो जाएगा पहला गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछे तो दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी हो जाएगी जो पहली है। और यदि आपसे जिला पूछ ले तो पहला जिला हो जाएगा दोस्तों बुरहानपुर। और बुरहानपुर कहां पड़ता है? तो बुरहानपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो हर घर जल वाला पहला जिला हो जाएगा बुरहानपुर, यूनियन टेरिटरी हो जाएगी दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, और राज्य यदि आपसे पूछ ले तो हो जाएगा गोवा। और 100वां हर घर जिला वाला जिला पूछ ले तो उसका उत्तर हो जाएगा चंबा, और चंबा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया? यह भारत के साथ साथ एशिया की भी सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन 2023 में गांधीनगर गुजरात में 2022 में गांधीनगर गुजरात में किया गया है। और इससे पहले 2018 में हुआ था, 2020 में हुआ था दोस्तों, और वो हुआ था लखनऊ में, और 2018 में चेन्नई में। तो 2018 में रक्षा प्रदर्शनी डेक्सपो का आयोजन चेन्नई में हुआ था, 2020 में लखनऊ में हुआ, और 2022 में हो रहा है गांधीनगर गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां 108 फीट की हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया? 108 फीट की हनुमान प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह किया गया है गुजरात में। गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ध्यान रखिएगा, ये जिस परियोजना के तहत लगाई गई है उसे हनुमान जी चार धाम परियोजना कहते हैं। हनुमान जी चार धाम परियोजना, इसके तहत 4 मूर्तियां लगाई जानी हैं। ध्यान रखिएगा, जो पहली मूर्ति है आपकी वो 2010 में शिमला में लगाई गई थी, और इस बार 2022 में दूसरी मूर्ति लगाई गई है। और दूसरी मूर्ति कहां लगाई गई है? ये लगाई गई है गुजरात में। तीसरी मूर्ति अभी लगी नहीं है, ये लगेगी रामेश्वरम में, और चौथी मूर्ति लगेगी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो पहली शिमला में लग चुकी है 2010 में, दूसरी 2022 में गुजरात में लगी है, तीसरी रामेश्वरम में लगेगी, और चौथी लगेगी पश्चिम बंगाल में। तो 16 अप्रैल 2022 को दूसरी मूर्ति का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कहां स्थित है? तो स्थित है यह गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुणे में स्थित भारत के पहले चिकित्सा शहर का नाम क्या रखा गया है? तो भारत का पहला चिकित्सा शहर है इंद्रायणी मेड सिटी, और यह कहां पर है? तो यह पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन का निर्माण किस देश में किया गया? तो विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन का निर्माण चीन में किया गया है, चीन के संघाई प्रांत में। चीन के कौन से प्रांत में? तो संघाई प्रांत में
विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का निर्माण किया गया है। भारत का पहला एलपीजी युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। देखिए आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाई जा रही थी, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए हैं बीपीएल जनता को। और यहां पर पहले से ही एक उज्ज्वला योजना तो चली रही है ना, तो उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना तो हिमाचल प्रदेश में डबल डोज काम किया है और इसी की वजह से हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य घोषित हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां की गई? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में की गई है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश के साथ मिलकर भारत त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को विकसित कर रहा है? भारत किस देश के साथ मिलकर के त्रिकोमाली टैंक फार्म विकसित कर रहा है? तो वो है श्रीलंका। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। भारत की एक कंपनी है आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और इसी की एक सब्सिडरी है श्रीलंका में जिसका नाम है लंका आईओसी। तो लंका आईओसी के द्वारा और श्रीलंका के द्वारा भारत त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को विकसित किया जा रहा है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए अगला देखते हैं। नर्क का द्वार नाम से प्रसिद्ध गैस क्रेटर किस देश में स्थित है जिसे हाल ही में बंद करने का आदेश दे दिया गया है? तो यह गैस क्रेटर दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यह एक ऐसा गैस का कुआं था जहां से निरंतर आग निकलती रहती है। लगभग 50 सालों से जल रहा है, 50 सालों से जल रहा है बिना बुझे। हाल ही में यह तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने इसे बंद करने का आदेश दे दिया है। इसे नर्क के द्वार या फिर काराकुम की चमक के नाम से जाना जाता है। काराकुम की चमक, तो नर्क के द्वार या काराकुम की चमक के नाम से जिस गैस क्रेटर को जाना जाता है उसे हाल ही में तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने बंद करने का आदेश दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न है। भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व के 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करता है? तो 10 बड़े हवाई अड्डों में से केवल एक भारत का चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है जो कि समय पर अपनी जो उसकी उड़ान है वे समय पर उड़ती हैं, और यह भारत का छठा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। छठा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो, और ये 10 ऐसे बड़े बड़े हवाई अड्डों में से एक है जो समय पर अपनी उड़ान सुनिश्चित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। संस्कृति और राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा एक मोटरसाइकिल अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का क्या नाम है? तो इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। इसके तहत ध्यान रखिएगा, इसके तहत 75 बाइकर्स का चयन किया गया है, 75 बाइकर्स, और इन 75 बाइकर्स को 9000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। तो मीनाक्षी लेखी जी जो संस्कृत और राज्य विदेश मंत्री उनके द्वारा झंडा दिखा करके इसका शुभारंभ किया गया और इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। दोस्तों अगर यहां पर ये जो आपसे पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से जो समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करते हैं, इसमें से एक है हमारा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले नंबर पर कौन सा आता है तो मियामी हवाई अड्डा आता है, मियामी हवाई अड्डा। और ये मियामी हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये है आपका यूएसए में। चलिए
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। इस डाक टिकट पर कौन सी दवाई की फोटो छपी है? तो ध्यान रखना, सरकार ने जारी किया है तो सरकारी दवाई की फोटो होगी कि नहीं होगी? तो इस पर कोवैक्सीन की फोटो छपी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, ODF प्लस गांव की सूची में कौन सा राज्य भारत में पहले स्थान पर है? यानी खुले में शौच मुक्त गांव में जो पहले स्थान पर राज्य है, आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य है दोस्तों तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लू बुक का संबंध किससे है? तो जनवरी 2022 से यह बुक चर्चा में आई हुई है। इसका संबंध है VIP के सुरक्षा हेतु फॉलो किए जाने वाले नियमों के रिकॉर्ड का। तो ये चर्चा में क्यों थी? क्योंकि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री जी का जो काफिला था उसकी सुरक्षा जांच में चूक हुई थी भारी, जिसकी वजह से इंदु मल्होत्रा कमेटी बिठाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारे किस तरीके से VIP की सुरक्षा की जानी चाहिए, ये सारे निर्देश जिस किताब में लिखे हुए हैं उस किताब को कहते हैं ब्लू बुक। तो ब्लू बुक का संबंध किससे है? तो VIP की सुरक्षा हेतु फॉलो किए जाने वाले नियमों के रिकॉर्ड से ब्लू बुक का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह केरल में स्थापित किया गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया। इस वर्ष मेले का भागीदार राष्ट्र कौन सा था? तो पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया जाता है। हर साल किया जाता है फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन। इसका हर बार एक भागीदार राष्ट्र होता है और एक भारत का थीम राज्य होता है, और आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले भागीदार राष्ट्र कौन सा है, तो भागीदार राष्ट्र है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान बात करें, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद। आपको याद रहेगा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1965 में ताशकंद समझौते के लिए गए थे और ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय ये सोवियत रूस का हिस्सा था। आज एक स्वतंत्र राष्ट्र है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी है ताशकंद और यह सूरजकुंड मेले का एक भागीदार राष्ट्र था। यदि बात करें कि थीम राज्य कौन सा था, तो थीम राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है। चलिए अगला है, दुर्गा तेल कुआं किस राज्य में खोजा गया? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले दुर्गा तेल कुआं किस राज्य में खोजा गया है, तो वह राजस्थान के बाड़मेर में। राजस्थान के बाड़मेर में दुर्गा तेल कुआं खोजा गया है। चलिए अगला है, जानवरों को पकड़ने के लिए अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है? अफ्रीका की एक बोमा तकनीक है जिसके माध्यम से आपके जो है जानवरों को पकड़ा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान में इसका प्रयोग किया जा रहा है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कहां पर है? तो यह है राजस्थान में। इसके अलावा कूनो राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों ही मध्य प्रदेश में हैं। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में नामीबिया से लाए गए टाइगरों को छोड़ा है, चीतों को छोड़ा है। लाए गए चीतों को छोड़ा है। कहां पर छोड़ा है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। चीते जो कि भारत में विलुप्त हो चुके हैं, उन्हें भारत में दोबारा से जीवन प्रदान करने के लिए नामीबिया से कुछ चीते मंगाए गए हैं। और इन चीतों को कहाँ रखा गया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। और ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंपलीफाई का अधिग्रहण निम्न में से किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इजराइल की एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है जिसका नाम है सिंपलीफाई। इसे गूगल ने वर्तमान में खरीद लिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा कर लिया गया है? तो गूगल के द्वारा कर लिया गया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अगर आपसे पूछे कि पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, और अल्फाबेट की ही सब्सिडरी कंपनी है गूगल।
तो इनके द्वारा एक सिंपलीफाई नाम का सिक्योरिटी स्टार्टअप है जो इजराइल का था, और इसका अधिग्रहण अब कर लिया है गूगल ने, या इसे खरीद लिया है गूगल ने। प्रश्न है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कहां किया गया? तो ध्यान रखिएगा, यह भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है। तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, इसका उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। और किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा किस जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम बदल करके जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है? देखिए, भारत के पहले सीडीएस थे, भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, और उन्हीं की याद में मैनपुरी में स्थित एक सैनिक स्कूल का नाम बदल करके जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान सीडीएस कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा, भारत के वर्तमान सीडीएस हैं अनिल किशोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की संसद ने जकार्ता के स्थान पर किसे अपनी नई राजधानी बनाना सुनिश्चित किया है? तो जकार्ता के स्थान पर नुसंतारा को अपनी नई राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा है इंडोनेशिया की संसद ने। तो नुसंतारा नई राजधानी बनेगी जकार्ता के स्थान पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लखनऊ। अगला है, किस एयरलाइंस का अधिग्रहण टाटा समूह द्वारा किया गया? तो टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीद लिया है वर्तमान में। 1932 में एयर इंडिया टाटा की ही कंपनी थी, और टाटा एयरलाइंस के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस, जिसे 1946 में इसका कर दिया गया था राष्ट्रीयकरण, और पुनः अब इसका निजीकरण किया गया है, और इस एयर इंडिया को खरीद लिया है दोबारा से टाटा समूह ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग में जो राज्य टॉप पर रहा है, उस राज्य का नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला है, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? देखिए, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है, और इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। बात करें अटल सुरंग की, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मनाली में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह से जोड़ने के लिए, लेह तक का मार्ग कम करने के लिए जिस सुरंग का बनाया गया है वह सुरंग है अटल सुरंग। होता क्या था कि जब बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती थी, तो ये जो घाटी थी आपकी लाहौल स्पीति वैली, ये पूरे हिमाचल प्रदेश से कट जाती थी, और इसमें न कोई जा सकता था और न इससे कोई आ सकता था। तो इस समस्या के समाधान के लिए इस अटल सुरंग का निर्माण किया गया है, और इसकी कुल जो लंबाई है वो 9.2 किलोमीटर है, यानी 9 किलोमीटर लंबी है यह अटल सुरंग। और कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहां किया गया है? तो देश सबसे साफ शहर इंदौर में किया गया है। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगला है, भारत का पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो यह लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में।
और ये भारत का पहला कमर्शियल बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है जो कि कहां लगाया जा रहा है, खंडवा मध्य प्रदेश में। अगला है कार्बन तटस्थता पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन बन गया है। तो कार्बन तटस्थता पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है मुंबई। अगला प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस होने वाली विधानसभा बन गई है। देखिए अगर आपसे पूछे कि कोर्ट कौन सी, हाई कोर्ट कौन सी है जो पेपरलेस है, तो वो तो हो जाएगी केरल हाई कोर्ट, पर पूरी तरह पेपरलेस विधानसभा कौन सी है, तो वो है नागालैंड की विधानसभा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिया रॉय। यह विश्व की सबसे तेज यानी सबसे कम समय में इन्होंने पाक जल डमरू मध्य को तय किया है और विश्व की सबसे युवा तैराक हैं यह जिन्होंने पाक जल डमरू मध्य को तैर करके पार किया है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है यह पाक जल डमरू मध्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिया राय। और आज का अंतिम प्रश्न है किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी हरित तिराहे का अनावरण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का शुभारंभ किया गया है और मेडागास्कर की जो राजधानी है वो है एंटानारिनो। यहीं पर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये थे 2022 से संबंधित लगभग 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और आज इस प्रकार हमने 2022 के लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आगे हमारी ये सीरीज निरंतर जारी रहेगी और 2022 के कम से कम महत्वपूर्ण 700 से 800 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।